हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आईआईटी जेईई मेन 2024 का, जो जनवरी 30th ऑफ जनवरी का शिफ्ट 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके सारे 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 5th एक्साइटेड स्टेट। तो हम एक रिलेशन पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, वो ये होता है कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है टोटल एनर्जी के, मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, और ये दोनों ही मैग्नीट्यूड में पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का ये रिलेशन है। अगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी अगर के ई अपॉन पी ई का रेशियो हम देखें तो 1/2 ही रहने वाला है, चाहे कोई भी ऑर्बिट हो या कोई भी एक्साइटेड स्टेट हो। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि इफ़ अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम 10 मीटर हाइट and after collision it rises to a height of 5 meters, what is the impulse imparted by the ground। यानी कि एक बॉल है जो कि हमारा गिर रहा है कितने हाइट से, 10 मीटर की हाइट से। तो ये हमारा h = 10 मीटर हो जाएगा। और फिर क्या बोलता है कि यहाँ से बॉल नीचे गिरने के बाद वापस से ये 5 मीटर तक राइज करता है, यानी कि हमारा ये हाइट, नेक्स्ट हाइट क्या हो जाएगा, 5 मीटर। तो हमसे पूछा गया है कि ये ग्राउंड को कितना इम्पल्स इम्पार्ट करता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में थी, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई है। तो यानी कि अगर हम बात करें v1 की, तो v1 कितनी हो जाएगी, √2gh1। ये हमारा h1 है, ये हमारा h2 है। तो v1 हो जाएगा √2gh1 और v2 हो जाएगा √2gh2। यहाँ पे जो वेलोसिटी, न्यू वेलोसिटी ये अटेन करेगा, वो वेलोसिटी हो जाएगी √2gh2, यानी h2 ये हो जाएगा। ठीक है, ये सब फार्मूला हम काइनेमेटिक्स में पढ़े हुए होते हैं। तो अगर अब बात करते हैं डेल्टा पी, यानी मोमेंटम कितना इम्पार्ट करेगा। मोमेंटम इम्पार्ट कर लेंगे अगर हम, तो हमको इम्पल्स पता चल जाएगा इससे, क्योंकि इम्पल्स जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, जो कि होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। तो हम चेंज इन मोमेंटम ही डायरेक्ट फाइंड करते हैं। तो हमारा चेंज इन मोमेंटम क्या रहने वाला है, mv2 माइनस ऑफ mv1, यानी कि ये टोटल हो जाएगा हमारा mv2 प्लस mv1। ऐसा क्यों किया हम, माइनस ऑफ माइनस क्यों किया, क्योंकि ये पहले इस डायरेक्शन में था, आफ्टर कॉलिजन इसकी डायरेक्शन ये हो गई। यानी कि अगर इस डायरेक्शन को अगर हम अपवर्ड को पॉजिटिव कंसीडर करें तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो आती है वो इस डायरेक्शन में, इनिशियल इसके ऑपोजिट में, यानी फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल। तो ये कुछ हमारे पास इस तरह से आ गया है। अब हम चेंज इन मोमेंटम को फाइंड करते हैं। तो m टाइम्स ऑफ v2 प्लस v1 करेंगे। v1 तो मास हमको दिया हुआ है कितना, 100 ग्राम, यानी 0.1 kg इंटू v2 कितना है हमारे पास, √2gh2, h2 कितना है 5, 2 5 10g प्लस √2gh1, 2 10 20g। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 9.8 लेके, लेकिन हम चाहे तो 10 लेके भी करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली वो सेम ही आने वाला है। सो हम देखते हैं यहाँ पे √100 इसको ले लेते हैं प्लस 20 इंटू जी। तो ये अगर 9.8 रखें तो 196 यानी 14 आता है, और 0.1 इंटू 10 प्लस 14 यानी कि 2.4 जो होगा हमारा, ये हमारा सही करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू में आप 2.4 फिल करके आएंगे तो आपका आंसर करेक्ट होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन वी गेट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ VRMS फॉर ऑक्सीजन एट 47 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू VRMS ऑफ हाइड्रोजन, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन। यानी हमको VRMS दे रखी है ऑक्सीजन की 47 डिग्री सेल्सियस पर, वो है इक्वल किसके, VRMS ऑफ हाइड्रोजन के। VRMS का फॉर्मूला क्या होगा, आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, √3RT/m, वेयर m क्या होता है, मोलर मास या मोलिकुलर मास भी बोल सकते हैं, R गैस कॉन्स्टेंट होती है, टेम्परेचर। V ऑफ O2 इक्वल टू V ऑफ H2 हमको दे रखा है, √3RT, T ऑफ विच, ऑक्सीजन, अपॉन मास ऑफ, मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 होता है, इक्वल टू √3RT ऑफ हाइड्रोजन बाय, इसका कितना होता है, 2 होता है, 3R गेट कैंसल्ड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट T ऑफ ऑक्सीजन बाई 32 इक्वल टू TH/2, 16 हमारे पास ये कैंसिल होकर आ जाता है। TH अगर हम फाइंड करें
तो टी ऑफ O2, टेम्परेचर ऑफ O2 कितना है 47 + 273 केल्विन में आ जाएगा अपॉन 16, यानी कि 320/16 केल्विन, यानी 20 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन हमको निकल के आ रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये 20 केल्विन इसका राइट आंसर है। चाहे तो डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो करके आंसर कर देना आप। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमको ये दे रखा है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर इज y, इट्स लेंथ इज l एंड एरिया इज a, देन द यंग मॉडुलस ऑफ अ लेंथ 2l एंड एरिया a/2 इज इन द रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस हमको y दे रखा है, लेंथ l है और एरिया a है। लेंथ इक्वल टू l और एरिया इक्वल टू a। तो हमको फाइंड करना है कि अगर लेंथ को हम डबल और एरिया को हाफ कर दें तो यंग्स मॉडुलस पहले वाले यंग्स मॉडुलस के रिस्पेक्ट में किस तरह वेरी करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यंग्स मॉडुलस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ material. It does not depend on any of the criteria or any of the dimensions. So we can say that Young's modulus will not change and it will remain the same. That is why अगर डायमेंशन का कुछ भी खेला हो लेकिन यंग्स मॉडुलस वो तो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि एक कुछ तरह इस तरह का सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे, और हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन 2 kg ब्लॉक का, और ऑप्शन जो होगा वो जी के टर्म्स में आने वाला है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे यहाँ पे दे रखा है कि ये फिक्स्ड है यहाँ पे एक स्ट्रिंग के साथ, और इस स्ट्रिंग में एक पुल्ली बंधा हुआ है, यहाँ पे भी एक पुल्ली लगा हुआ है, इधर से 2 kg ब्लॉक है यहाँ पे मूव कर रहा है। तो अगर ये 4 kg ब्लॉक पे एक्सेलरेशन ए लग रहा है तो हमको ए फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमको एक थ्योरम हम पढ़े थे, समेशन ऑफ T.A वो इक्वल होता है 0 के, यानी कि T1A1 विल बी इक्वल टू T2A2। यहाँ पे देखिए नीचे mg लग रहा है, और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा लग रहा है 2g sin 30, यानी कि 2g यहाँ पे ये वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, कुछ ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये 2g cos थीटा कुछ यहाँ पे लग रहा होगा, इधर 2g sin थीटा। और यहाँ पे टेंशन देखिए, यहाँ पे टेंशन अगर t है तो ये t डिवाइड हो जाएगा t/2 में, और यहाँ पे t/2 ही लगने वाला है। और अब हम देखते हैं कि 2g sin 30 यानी 2g टाइम्स ऑफ 1/2 यानी वी गेट t g यहाँ पे, ठीक है। और g के बाद फिर हम आगे देखते हैं कि T1A1 इक्वल टू T2A2 यानी t/2 टाइम्स ऑफ a डैश। a डैश क्या है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, इक्वल्स टू T2 यानी इसका t और a, T1A1 इक्वल टू T2A2, इसका टेंशन t और इसका एक्सेलरेशन a, यानी टी गेट कैंसल्ड, a डैश बिकम्स 2a। यानी इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन रहने वाला है वो इस वाले ब्लॉक के कंपैरिजन में दुगना होने वाला है। हम चाहे तो कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं इसको। अगर हम 1 सेंटीमीटर नीचे खींचते हैं तो ये तो एक आएगा, यानी ये भी एक, ये भी एक, ये दोनों मिला कितना 2। ये दोनों सेंटीमीटर किस रोप का हिस्सा है, इस रोप का, यानी ये रोप टोटल 2 सेंटीमीटर चलेगा, यानी इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो इसके कंपैरिजन में डबल रहने वाला है, ठीक है। अब हम इक्वेशन बनाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन बनाते देखिए, यहाँ पे ये वाला ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ जी mg, यानी कि 4g माइनस ऑफ t इक्वल्स टू 4a, ठीक है। 4g नीचे लग रहा है, माइनस टेंशन ऊपर लग रहा है, और नेट एक्सेलरेशन नीचे की ओर हो रहा है जो कि है ma, ठीक है। और इस वाले ब्लॉक के लिए अगर हम लिखें तो ये कितना हो जाएगा, t/2 टेंशन माइनस t/2 माइनस 2g sin थीटा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे g इक्वल टू इस वाले ब्लॉक का मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन कितना हो रहा है टाइम्स ऑफ 2a। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया है। और अब देखिए हम क्या करते हैं, हमको तो टेंशन रखना नहीं है इक्वेशन में, और हमको लाना है एक्सेलरेशन, तो टेंशन को क्यों ना हम कैंसल आउट कर दें। तो इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा t-2g इक्वल टू 2 4 8a। और अब हम इस इक्वेशन 1 इस इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे हमको t से t कैंसिल हो रहा है, 4g माइनस 2g इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12a आएगा, 2 6 12, a इक्वल टू g/6 आ रहा है मेरे पास। हमसे पूछा था एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, ये a जो आया है वो तो हम इसका एक्सेलरेशन निकाले हैं। अब 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम लोग माने थे a डैश इक्वल टू 2a इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ g/6, यानी कि g/3 एक्सेलरेशन रहने वाला है किसका, 2 kg ब्लॉक का। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर आप चाहें दोबारा समझना तो आप बैक करके समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है कि वर्क फंक्शन इज़ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि किसी भी मेटल का एक वर्क फंक्शन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हमको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करना है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कॉज कर सके उस सरफेस से। तो हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू hc/λ0 होता है, जहाँ पे λ0 क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन उस सरफेस से कॉज कर सकता है जिसका वर्क फंक्शन फाई है। तो λ0 निकालने के लिए क्या करेंगे, hc/फाई। फाई को अगर हमको नैनोमीटर में लैम्डा अगर नैनोमीटर में फाइंड करना है तो hc की वैल्यू 1241.240 हमको पुट करना पड़ेगा, और फाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होना चाहिए। या चाहे तो एंगस्ट्रॉम में भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ नैनोमीटर के लिए। 1240/3 विल गिव अस 3 4 ज़ा 3 1 ज़ा और 3 3 ज़ा .3, मतलब इतना नैनोमीटर का मेरे पास वेवलेंथ होना चाहिए लॉन्गेस्ट, जो कि फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन कॉज करेगा उस सरफेस जिसकी वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि डायमेंशंस फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास सरफेस टेंशन, तो हम जानते हैं सर S इक्वल्स टू हमारे पास होता है F/L। तो F का डायमेंशन क्या होता है, mL/-2 kg/s² L गेट कैंसिल m⁻², ये हो जाएगा सरफेस टेंशन का डायमेंशन। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो, सबका फॉर्मूला सेम रहने वाला है mL² t⁻²। अगर आप इसको याद करना चाहें तो सिंपल सा होता है फोर्स इंटू लेंथ इक्वल टू एनर्जी। फोर्स होता है mL/-2 और फोर्स इंटू लेंथ करते हैं तो हमको एनर्जी मिलता है, यानी mL² t⁻²। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करें तो हमारे पास एक फार्मूला होता है F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। वी वेलोसिटी, आर डिस्टेंस, और ये दोनों कांस्टेंट है। ईटा इज़ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो F/RV पर ही इसका डायमेंशन डिपेंड करने वाला है। F इक्वल टू mL/-2/R है हमारे पास L, और V है L⁻⁻1, यानी L गेट कैंसल, तो mL⁻⁻1 t⁻⁻1 हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। बात करें अपन एंगुलर मोमेंटम की, तो इसके निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। आप L इक्वल टू mvr भी लगा सकते हैं, या फिर मेरे पास एक स्टैंडर्ड तरीका है जो कि है एंगुलर मोमेंटम में पढ़े होंगे बोर्स ऑर्बिट वाले फॉर्मूले में। L इक्वल टू NH/2π के इक्वल होता है, यानी n/2π तो कांस्टेंट है, L का जो डायमेंशन होगा वो H के डायमेंशन के इक्वल होगा। ये भी एक बार जेईई मेन के क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है, तो वहाँ से ही मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। H का जो फॉर्मूला होता है वो जूल सेकेंड होता है, इसका यूनिट जूल का मतलब एनर्जी, mL² t⁻⁻1 t⁻⁻2 और सेकेंड का मतलब इंटू t⁻1। तो mL² t⁻⁻1 विल बी द करेक्ट डायमेंशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। आई होप आपको ये चारों डायमेंशन फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 8 नंबर क्वेश्चन है ये। एंगुलर मोमेंटम व्हेन अ पार्टिकल रीचेज मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। हमसे यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम पूछा है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होने वाला है जब एक पार्टिकल जो कि 30 डिग्री एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया गया है और वो अपने मैक्सिमम हाइट पे होता है। तो हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। L इक्वल टू क्या होता है, mv×r, यानी mvr साइन थीटा। और यहाँ पे जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिस्टेंस कितना, एंगल कितना हो रहा होगा, तो वो एंगल हो रहा होगा यहाँ पे, वो एंगल हो रहा होगा कितना, वो एंगल हो रहा होगा 90 डिग्रीज। तो mvr साइन 90 डिग्री हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, और mvr, तो वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब भी कोई बॉडी प्रोजेक्ट की जाती है तो उसकी वेलोसिटी अगर मान लो u है, तो इधर का कंपोनेंट u cos 30, इधर का कंपोनेंट u sin 30। u sin 30 वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए u cos 30 रिस्पॉन्सिबल है। इस वाले पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी कुछ भी नहीं होगी, यानी u cos थीटा ही जो होगी सो होगी। और ये जो इसका परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये जो हाइट है, h इक्वल टू फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, u² sin² थीटा, थीटा इज़ 30 डिग्री अपॉन 2g। तो हम फाइंड करते हैं अब mvr की वैल्यू। m है कितना हमारे पास, m ही मान लेते हैं। v कितना है हमारे पास, u cos 30, यहाँ टॉप मोस्ट वाले पॉइंट पे u cos 30 टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, u² sin² 30 डिग्री अपॉन 2g। तो m इंटू u cos 30 कितना, √3/2, u² sin² 30 कितना, sin 30 1/2, sin² 30 1/4 टाइम्स ऑफ 2g, यानी कि √3 u³ m
√3 mu³ अपॉन क्या 4 2 8 2 16 जी 16 जी। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाता है L इक्वल्स टू √3 mu³ अपॉन 16 जी। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस पे जो भी डेटा हो उसको पुट करके हम अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड बी नेट एट द सेंटर। इससे करंट होके आई इस तरफ कुछ जा रहा है और इससे करंट होके हमारे कुछ इस तरह से जा रहा है। तो देखिए एक के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हम राइट हैंड थंब रूल से एक का डायरेक्शन B1 आएगा, दूसरे का डायरेक्शन B2 आने वाला है। तो बी नेट जो होगा वो यहाँ पे काफ़ी सिंपल है, वो √B1² प्लस B2² होगा जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो B1 B2 जो कि इक्वल होंगे तो √2B² हम दे सकते हैं, यानी B√2। और B की वैल्यू क्या होती है किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के सेंटर पे, μ0I/2R टाइम्स ऑफ √2, यानी √2 μ0I/2R। ये हमारा बी नेट रहने वाला है इसका मैग्नीट्यूड। तो आई होप आपको समझ में आएगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, CBSE के क्वेश्चन बैंक्स में भी ये दिया रहता है और ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, मैग्नेटिज्म में ये कराया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर टाइप का क्वेश्चन है ये। चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे हमको NP दे रखा है, NS दे रखा है, फाइंड VO। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस VO है, VO यहाँ पे यहाँ 0, यानी बेसिकली हमसे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। लेट्स से इट A and दिस पॉइंट टू बी B। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमको दे रखा है कि प्राइमरी वोल्टेज कितना है 220। तो VP हम यहाँ नोट कर लेते हैं 220। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से हम ये जानते हैं कि NP/NS इक्वल टू VP/VS इक्वल टू IS/IP। ये फॉर्मूला काफ़ी बेसिक है और आपको याद होगा आई होप। तो NP/NS कर देते हैं हम, NP/NS 100/10 इक्वल टू VP/VS 220 अपॉन VS, कैंसल्ड, VS विल गेट 0 कैंसिल, 22 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास 22 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 15 वोल्ट और 7 वोल्ट, 7 किलो ओम 15 किलो ओम। अभी हम इन दोनों पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करते, अभी हम पूरे को एक कंप्लीट सर्किट माने। तो 15 और 7 22 किलो ओम मिला के कितना ले रहा है 22 वोल्ट। 1 किलो ओम कितना लेगा 1 वोल्ट। सीरीज में कुछ इसी तरह का होता है। तो VO और O के बीच में, यानी A और B के बीच में कितना रेजिस्टेंस है 7 किलो ओम। 1 किलो ओम ले रहा है 1 वोल्ट, तो VO इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ 1, यानी 7 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VO। और कुछ भी नहीं इसमें, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में 11 हमको क्या कह रहा है, फिर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज V हैव एनर्जी E। तो इसको जब कनेक्ट किया जाता है किसी दूसरे कैपेसिटर C के साथ में 2 वोल्टेज का जो है, और अगर एनर्जी लॉस x/3E है जो कि इनिशियल एनर्जी हमारा है पहले वाले कैपेसिटर का, तो हमको E की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा कैपेसिटर है, मान लीजिए इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव है और इसकी एनर्जी कितनी दी हुई है हमको E क्या होता है, E इक्वल्स टू ½ CV²। ठीक है, अब जब हम इसको दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ये C और इसकी पोटेंशियल V, ये 2C इसका पोटेंशियल 2V है। तो एनर्जी लॉस, यानी एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, वो क्या होता है ½ C1 अपॉन C1 प्लस C2 टाइम्स ऑफ V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो हाफ C1 कितना है मेरे पास में, C1 है C, C2 कितना है 2C अपॉन C1 कितना है C प्लस 2C यानी 3C इंटू V1 कितना है 2 वोल्ट, यानी बेसिकली जो ग्रेटर होगा हमारे पास, V1 कितना है V माइनस V2 कितना है 2V, इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर हमारे पास कुछ आने वाला है C गेट कैंसल्ड, 2 गेट कैंसल्ड, C/3 टाइम्स ऑफ V², यानी CV² अपॉन 3। अब देखिए वापस यहाँ पे चलते हैं। E इक्वल्स टू हमारे पास ½ CV², यानी CV² इक्वल टू क्या हो जाएगा 2E। तो इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करेंगे। CV² इक्वल टू क्या हुआ 2E अपॉन में 3। हमारे पास क्या बोला था कि जो एनर्जी लॉस है वो x/3E है,
x/3 ई, यहाँ पे हम ये एनर्जी लॉस ही हम फाइंड किए हैं, तो x/3 ई इसको अगर लेट्स से, तो ई से ई कैंसिल, 3 कैंसिल, x = 2 मिल जाता है हमको इसका वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये काफ़ी बेसिक सवाल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 4 वोल्ट का यहाँ बैटरी लगा हुआ है और ये रेसिस्टर टोटल कितना है जोड़ लेते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 3300, यानी टोटल 4000 ओम का रेसिस्टर है, 4 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट हो जाएगा V/R यानी 1/1000। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है कुछ ए और बी पॉइंट्स के बीच में, तो V across AB इक्वल्स टू R across AB टाइम्स ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू AB। तो V = IR बेसिकली हम फॉलो कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 500 टाइम्स ऑफ 1/1000 यानी कि 2 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिखने वाला है ए बी पॉइंट्स के बीच में। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। ये सिनेरियो हमको कुछ इस तरह से दे रखा है कि यहाँ से एक पार्टिकल रिलीज़ की जाती है, वेलोसिटी u = 0 यानी स्टेशनरी कंडीशन से, और ये कुछ 1 मीटर का हाइट है, और फिर वो 0.5 मीटर पे जब आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, और हमको ये वेलोसिटी फाइंड करने को बोला है v at point B। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। इसमें हम फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन, हमको क्या पता है एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी 0 यानी कि क्या, काइनेटिक एनर्जी 0। वेलोसिटी के कारण होने वाली जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और दैट इज़ 0, यानी जो होगी पोटेंशियल एनर्जी यानी mg टाइम्स ऑफ h इज़ 1 मीटर, mgh इक्वल्स टू, यहाँ पे तो पोटेंशियल काइनेटिक दोनों होनी है क्योंकि हाइट भी है वेलोसिटी भी है, तो mgh2 कितना है 0.5 मीटर प्लस हाफ mv², वेलोसिटी एट पॉइंट बी की स्क्वायर, m गेट कैंसल्ड। अब देखिए g माइनस 0.5g यानी 0.5g इक्वल्स टू VB² 2, यानी 2 × 0.5 कितना हो जाएगा 1। तो यानी कि हम कह सकते हैं VB² इक्वल्स टू g, और VB = g यानी √10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलते पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दे रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू। एक डाइपोल के कारण होने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है और किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³, और जो वोल्टेज होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। E = 2kp/r³ होता है डाइपोल के कारण। कहाँ पे, एक्सियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पे बात करें तो kp/r³ होता है, यानी कि बेसिकली कह सकते हैं r³ के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। V = हाफ 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। उसका ग्राफ भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ग्राफ दोनों का सेम ही बनता है, बस एक ज़्यादा स्टीपर होता है, एक कम स्टीपर होता है, बस और कुछ भी नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हमसे दे रखा है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फ्रॉम एन ऑर्बिट विद एनर्जी इतना टू लोअर एनर्जीज, यानी एनर्जी किसी ऑर्बिट की इतनी है तो लोअर एनर्जीज के बीच में कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी। तो देखिए ये तो हमको बेसिकली फाइंड करना होता है, लेकिन हम याद ही रख लेते हैं इसको कि पहले वाले का -13.6, 3.4, 1.51, 0.85, यानी कितने नंबर पे ये n = 4 पे। n = 4 है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है n टाइम्स ऑफ n-1/2, फिर n इज़ 4, 4 टाइम्स ऑफ 4-1/2, 2 2 = 4, 2 × 3 = 6, यानी 6 स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी देयर फ्रॉम दिस एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कुछ इस तरीके का है। हमसे क्वेश्चन नंबर 16 में एनर्जी लॉस पूछा है, एनर्जी लॉस। तो ये फाइंड करते हैं एनर्जी लॉस। यहाँ पे क्या है, I1 है जो ω1 से वेलोसिटी से ω1 एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और I1 + I2 है, ये I1 ये I2 जो कि ω1 वेलोसिटी से यहाँ पे ω2 से ये मूव करना चाहिए, ω2 से रोटेट करना चाहिए। और ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी लॉस निकालने इसके लिए सबसे पहले E1 निकालते हैं। E1 = हाफ I ω1 का स्क्वायर, हाफ I ω1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा इनिशियल एनर्जी
फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा, उसके लिए हमको फाइंड करना है ओमेगा 2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ओमेगा 1। तो ओमेगा 2 कैसे निकालेंगे हम, देखिए हमको पता है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड होती है, एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड होती है, यानी I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I1 प्लस I2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 2। यहाँ बेसिकली हम एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम नहीं लगा रहे हैं, हम ओमेगा 2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ओमेगा 2 इक्वल टू I1 ओमेगा 1 बाई I1 प्लस I2, ये हमारे पास ओमेगा 2 आ गए इन टर्म्स ऑफ ओमेगा 1। अब हम फाइनल एनर्जी निकालते हैं, ई फाइनल, ई इनिशियल थी ये, ई फाइनल निकालते हैं। तो ई फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर, यानी हाफ I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर, यानी I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन I1 प्लस I2 का पूरा स्क्वायर। ये से ये कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास हाफ I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर बाई I1 प्लस I2। ये ई फाइनल है। अब डेल्टा ई यानी एनर्जी लॉस कितना होगा वो देखते हैं, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। ई इनिशियल कितना, I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 2I1 प्लस I2, ये हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया एनर्जी लॉस का फॉर्मूला। आप यहाँ पे डेटा पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं, वैसे बेसिकली यही इसका आंसर रहने वाला है। चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमको ये दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास ये है कि 8 वोल्ट की एक बैटरी है और एक 2 वोल्ट की बैटरी है जो कि ऑपोजिट पोलैरिटी में लगाई गई है। तो ऑपोजिट पोलैरिटी में लगाने के कारण जो ये 2 वोल्ट की बैटरी का जो कुछ इफेक्ट होगा वो 8 वोल्ट की बैटरी ख़त्म कर देगी, लेकिन रेसिस्टेंस दोनों का लगने वाला है। यानी कह सकते हैं V इक्विवेलेंट 8 माइनस 2 6 वोल्ट का हो गया, लेकिन R इक्विवेलेंट तो ऐड ही होने वाला है, 4 प्लस 2 6 ओम हो गया। इसके कारण EM जो प्रोड्यूस होगा 6 वोल्ट का होगा और R इक्विवेलेंट हमारे पास 6 ओम है। तो जो करंट आएगा वो 1 एम्पियर का आएगा। और हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि हमको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस विच वन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, इसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था, VAB हमको फाइंड करना था। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे तो E2 प्लस IR2, E2 कितना है हमारे पास 2 वोल्ट इसका ऑलरेडी दिया हुआ है, और IR2 यानी करंट फ्लो करेगा 1 एम्पियर का, और R2 कितना है 4 ओम। तो 2 प्लस 4 टाइम्स 1 इक्वल टू 6 वोल्ट जो होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस रहने वाला है इसके अक्रॉस। और इस तरह से हमारी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है कि अर्थ के कुछ हाइट h पे जाने पर जो VP है यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो है -5.1 × 10⁻⁷, और जो ग्रेविटी है वो है 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियस अर्थ का दिया हुआ 6400 किलोमीटर्स, और हाइट हमको फाइंड करनी है जहाँ पे इस दोनों का वैल्यू कुछ ये इस तरह से दिया हुआ है। हम जानते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि हमको VP का फॉर्मूला पता है जो कि होता है -Gm/r + h। ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का इक्वेशन, क्वेश्चन 1 मान लेते हैं इसको। और ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है Gm/r + h², जो कि h हाइट ऊपर जाने पे मिलता है। तो हम कुछ नहीं बस इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। अगर VP/GP कर दें तो हमें मिलने वाला है Gm -Gm/r + h टाइम्स ऑफ r + h का स्क्वायर अपॉन Gm गेट कैंसल्ड, RH से RH एक कैंसिल, VP/GP करते हैं। अब VP/GP अगर करें हम तो कितना आएगा मेरे पास, हमारे पास आने वाला है -5.12 × 10⁻⁷ अपॉन 6.4 इक्वल टू माइनस, ये भी है यहाँ पे भी है माइनस माइनस कैंसिल ही कर देते हैं हम, r + h बच जाएगा मेरे पास। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 6.4 से कटेगा 0.8 टाइम्स में, और कुछ इस तरह से यहाँ पे 8000 इतना मीटर रहने वाला है। तो इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर, ये इतना मीटर हो जाएगा इक्वल टू r + h। तो इसको हम 8000 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, और माइनस अगर रेडियस कर दें 6400 किलोमीटर तो हमको h का वैल्यू देगा, जो कि h का वैल्यू होगा 1600 किलोमीटर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका आंसर 1600 किलोमीटर है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 जो है मेरे पास में वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा है कि I2 की वैल्यू क्या होगी, जो I2 इस डायोड से होके जा रहा है। हम जानते हैं कि एक जीनर डायोड जो होता है वो अपने ये यहाँ पे जो वोल्टेज इसका 10 वोल्ट वो
इस वोल्टेज को बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि ये एक वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। और 10 वोल्ट इधर है तो इधर से भी बेसिकली 10 वोल्ट ही रहने वाला है। यानी करंट जो I1 आएगा, इस I1 में से हम अगर I डैश माइनस कर दें तो I2 की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। I2 अगर हम निकालें तो I1 माइनस I2 होगा। अच्छा, 10 वोल्ट अगर इन दोनों के बीच का भी पोटेंशियल, इनके बीच का भी पोटेंशियल, तो पक्का है कि 20 वोल्ट में से 10 वोल्ट इसके पास गया होगा। यानी अगर करंट हम I1 की वैल्यू निकालें तो I1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10/200, सॉरी 200, मतलब V/R माइनस I2 कितना, सॉरी I डैश कितना होने वाला है 10/500, कैंसिल यानी 100, 5 जा माइनस 2 जाए 3/100, यानी I2 की वैल्यू आ गई 0.03 एम्पियर, यानी इसको हम बोल सकते हैं 30 मिली एम्पियर। हमारा ये आंसर हो गया। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमको बोला है कि इफ़ V इक्वल टू 25 साइन ओमेगा टी, यानी ये बेसिकली किसका अल्टरनेटिंग करंट का सवाल है, और पावर फैक्टर हमको दे रखा है 1/√2। तो अगर हमको V इक्वल टू 20 साइन 2000 टी अगर हो गया, इससे ये बदल गया वैल्यू, तो पावर फैक्टर नया वाला क्या होने वाला है अगर हमारा दिया हुआ सर्किट LR सर्किट है। तो आइए हम देखते हैं पावर फैक्टर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है R/√R² प्लस x²। बेसिकली ये R/Z होता है, और Z अगर हम LR सर्किट में देखें तो √R² प्लस XL² होगा। यानी अगर हम स्क्वायर कर दें बोथ साइड्स को तो R² प्लस XL² विल बी योर 1/2, और 2R² इक्वल्स टू R² प्लस XL का स्क्वायर। यानी कि हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो 2R² माइनस R² इक्वल टू XL का स्क्वायर, यानी कि XL इक्वल टू R रहने वाला है। ये पावर कटा नहीं है, हम दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लिए हैं। XL इक्वल टू R अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों इक्वल है हमारे पास में। और अब हम देखते हैं पावर फैक्टर की वैल्यू। तो अब हमसे क्वेश्चन में नया पावर फैक्टर पूछा हुआ है, कब, जब इसकी फ्रीक्वेंसी 200 ही होगा, 100 से 200 टी हो जाती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इसकी डबल हो जाती है। यानी कि फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है तो फिर एक्सेल या आर पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो आर तो ओमेगा पे डिपेंड ही नहीं करता, डिपेंड कौन कर रहा है, एक्सेल। कैसे डिपेंड कर रहा है, एक्सेल का फॉर्मूला हम जानते हैं, एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल होता है, यानी ओमेगा डबल यानी एक्सेल भी डबल हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक्सेल जो नया वाला बनने वाला है वो 2 टाइम्स ऑफ पुराने वाले एक्सेल का होगा। ठीक है, और इस तरह से अगर हम अगर हम नया पावर फैक्टर अगर फाइंड करें तो ये हमारा R/Z जो कि नया होगा वो आने वाला है, यानी R/√अंडर XL डैश का स्क्वायर, यानी 2XL का स्क्वायर, यानी 4 टाइम्स ऑफ XL का स्क्वायर प्लस R²। XL किसके बराबर है, पुराना वाला R के इक्वल R/√4R² प्लस R², यानी 5R²। यानी हम कह सकते हैं इस R से ये R² कट जाएगा और बचेगा हमारे पास 1/√5। ये √R² था तो यानी बाहर जाके R हो जाएगा। न्यू पावर फैक्टर हमारे पास 1/√5 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास गिवन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अपन 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला हुआ है कि ई वेक्टर इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस KZ आई कैप है, और हमको फाइंड करना है बी वेक्टर। कैसे फाइंड करेंगे, हमको पता है कि ई वेक्टर जो हमको दिया हुआ है ई कैप वो क्या है, आई कैप में है। सी वेक्टर जो दिया हुआ है सी कैप वो किस में है, के कैप में है। ठीक है, और हमको फाइंड करना है बी कैप। तो बी कैप का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, बी कैप इक्वल टू सी कैप क्रॉस ई कैप होता है। आप इसमें एक चीज़ ये पढ़े होंगे, बी सी ई यहाँ पे चलता रहता है, बी सी ई, उसके बाद फिर से बी सी ई, ऐसे चलता जाता है। यानी बी कैप इक्वल टू सी कैप क्रॉस ई कैप, सी कैप इक्वल टू ई क्रॉस बी, ऐसे तरह से चलता जाता है। तो ये हमारा कुछ लॉजिक है जो जिसे हम फाइंड करते हैं कि कौन सा किसका क्रॉस प्रोडक्ट है। तो देखो बी कैप अगर हम निकालें तो सी कैप क्या है, के कैप, ई कैप क्या है, आई कैप। तो हमारे पास आ जाएगा क्या डायरेक्शन इसका, जे कैप। अब बी नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई सी होता है, यानी हम जब स्पीड ऑफ वेलोसिटी पढ़े थे लाइट का तो सी इक्वल टू क्या पढ़े थे, ई नॉट बाई बी नॉट। तो अगर हम बी नॉट निकालना चाहें तो ई नॉट बाई सी नहीं हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, तो ई नॉट बाई सी यानी कि ई नॉट बाई सी, ये बेसिकली ई है,
तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के जेड हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन जे कैप। ये यहाँ पे हम जेड क्यों कर दिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका डायरेक्शन जेड में था, तो अगर जेड कैप था तो फिर यहाँ सॉरी के जेड था यहाँ पे। स्टार्टिंग में हमारे पास ये के एक्स था, स्टार्टिंग में ये हमारे पास के सॉरी ये हमारे पास थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, के जेड था और यहाँ पे के जेड ही रहने वाला है। इसमें कोई भी किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है, चेंज सिर्फ डायरेक्शन का हुआ है, और बी नॉट का वैल्यू जो है वो ई नॉट बाई साइन ओमेगा टी माइनस के जेड जे कैप ही रहने वाला है। ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो आई होप इसको समझ पाए होंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन में ये दे रखा है, The magnification of 2 is seen in a convex lens. Distance between object and image is 45. Find f, यानी फोकल लेंथ ऑफ लेंस हमको फाइंड करना है। हम जानते हैं कि लेंस के लिए, फॉर लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाई यू। मैग्निफिकेशन 2 है तो v बाई यू इक्वल टू 2 होगा, v इक्वल टू 2u हो जाएगा। अब देखिए हमको बोला डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अगर एक कॉन्वेक्स लेंस हम ले लें कुछ इस तरह से, ऑब्जेक्ट मान लीजिए आर्बिट्रेरली यहाँ पे रखा हुआ है, इमेज मान लीजिए यहाँ पे बन रहा है, तो u और v, u प्लस v हमको दे रखा है कितना 45। u को u ही रहने दे, v इक्वल टू 2u ले लें, अगर 45 आ जाएगा, u इक्वल टू 45/3 यानी 15 सेंटीमीटर हमको मिल चुका है। अब हमको क्या यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड करना है हमको f। तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/u होता है 1/v कितना 3 टाइम्स ऑफ u, सर 2 टाइम्स ऑफ u में, यानी 1/30 प्लस 1/u कितना 15, 30-15 का एलसीएम 30, 30 इकाई 30, 15 दूनी, तो यानी कि 1/3/30 f निकाले अगर 30/3 यानी कि 10 सेंटीमीटर हमारे पास फोकल लेंथ आने वाला है इस गिवन लेंस का, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 ये बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि ये अर्थ मैग्नेटिज्म से जो कि रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अर्थ मैग्नेटिज्म टॉपिक को ज़्यादा टच नहीं करता, ये बस उसका कंपोनेंट देता है, और बाकी हमको नॉर्मली ये एक मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है हमको कि अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है वो 3.5 × 10⁻⁵ टेस्ला है। एक वायर जो कि बहुत ही लॉन्ग है, ये इसका लेंथ स्टार्ट कहाँ से होता है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर में, और आई करंट वायर में बह रहा होता है जिसका मैग्नीट्यूड है √2 एम्पियर, और फोर्स पर यूनिट लेंथ हमसे पूछा है, और ये कितना होने वाला है ये हमको बताना है। देखिए डायरेक्शन फाइंड करते हैं पहले, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, किधर से बोला है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, यानी एंगल कितना रहने वाला है, एंगल कितना रहने वाला है, एंगल बेसिकली 45 ये 45 ये, यानी बी और एल के बीच का एंगल 45 डिग्री। तो हमारे पास फॉर्मूला है एफ इक्वल टू आई बी क्रॉस एल, यानी आई बी एल साइन थीटा। तो एफ अगर हमको फोर्स पर लेंथ निकालना है तो एल इधर आ जाएगा, तो आई बी साइन थीटा बचेगा, आई बी साइन थीटा। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, आई की वैल्यू है √2 इंटू बी की वैल्यू है 3.5 इंटू 10⁻⁵, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 कैंसल्ड, यानी 35 इंटू 10⁻⁻6, 3.5 को हम 35 इंटू 10⁻1 लिख दिए, जो कि -5 से करके -6 हो गया। और हमको यहाँ पे बोला था समथिंग इंटू 10⁻6, तो दैट समथिंग विल बी योर 35, यहाँ पे आ जाएगा 35। ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन था, इसका आंसर 35 होगा। ओके चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन सबसे पहले हमको टेंशन फाइंड करना है, इस वाले रोप में टेंशन कितना रहने वाला है, और फिर टेंशन निकालने के बाद हम स्ट्रेन का क्या लॉजिक लगता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए हमको ये पता है सबसे पहले कि हम इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा कि ये नीचे 3g फोर्स लगने वाला है, ऊपर टेंशन लगने वाला है, और एक्सेलरेशन इसका नेट एक्सेलरेशन नीचे होने वाला है। यानी कि देखिए फोर्स इधर ज़्यादा होगा तभी तो इधर एक्सेलरेशन होगा, तो इधर का जो फोर्स है 3g ये कहीं ना कहीं t से कुछ बड़ा होगा, यानी 3g में से अगर हम t माइनस कर दें तो हमारे पास एक्सेलरेशन आने वाला है, ये नेट फोर्स आने वाला है। नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा, ma यानी 3a, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इधर क्या लगने वाला है, यहाँ पे हमको लगने वाला है टेंशन t माइनस 6a, और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं होगा, यानी एक्सेलरेशन इसका 0 होने वाला है। क्योंकि देखिए स्ट्रेन फाइंड करना है तो ये ब्लॉक कुछ एक्सेलरेट करके हल्का सा फोर्स लगने की वजह से ये नीचे जाएगा, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, जिसके कारण ये ब्लॉक बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, यानी 0 t इक्वल टू 6a हो जाएगा। और अगर हम इसको यहाँ
टी टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्सेलरेशन हमको हटाना पड़ेगा इसमें से। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये भी 2 से डिवाइड होके 3a हो जाएगा बेसिकली। और उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ 3a माइनस 3a कैंसल्ड, और ये हमारे पास आ जाएगा कितना 30 3 टाइम्स ऑफ 10 30 माइनस 3t/2 माइनस t/2 कितना -3t/2 इक्वल टू 0, यानी 3t/2 इक्वल टू 30 और t इक्वल टू 60/3 यानी 20 न्यूटन हमारे पास आ गया है टेंशन। अब देखिए हम स्ट्रेन कैसे निकालते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कहाँ पे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाले चैप्टर में, कि जो हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो होता है y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। ठीक है, स्ट्रेन अगर निकालना है तो क्या करेंगे, स्ट्रेस अपॉन y कर देंगे। स्ट्रेस क्या होता है भाई, स्ट्रेस होता है हमारे पास में टेंशन यानी फोर्स अपॉन एरिया टाइम्स ऑफ y। तो ये लगा फॉर्मूला लगा के आप बेसिकली स्ट्रेन फाइंड कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह से देख लीजिए आप इसका सिनेरियो पूरा, और किस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया आप समझ गए होंगे। चलते अपन लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25 है, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी टॉपिक को ये हिट करता है। और उसका फार्मूला क्या है, पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ। वो फार्मूला होता है आर एट रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, ये होता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A toaster has a resistance of 60 ohm connected to 220 volt supply at 27 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर सर्टन टाइम करंट इतना हो जाता है अगर इससे फ्लो करता हुआ, तो फाइनल टेम्परेचर हमको फाइंड करना है जब ये करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए हम रेसिस्टेंस इनिशियली कितना दे रखा है R0 60 ओम, फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ये तो पता ही नहीं है। अब पता कैसे करेंगे, देखिए फाइनल करंट इतना है और वोल्टेज इतना है, करंट इतना वोल्टेज इतना, यानी वोल्टेज बाई करंट इक्वल टू ही तो होता है हमारे पास रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज 220 अपॉन 2.75, अब देखिए इंटू 100 कर देंगे इसको हटा के, और अगर हम इसको कट करें तो 5 5 ज़ा 25, फिर 2 5 5 5 ज़ा तो 5 2 ज़ा 0, अब देखिए 11 2 ज़ा 11 5 ज़ा 5 4 ज़ा अगेन 24 ज़ा 80 और हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, यही फॉर्मूला लगाएंगे जो आपको हम यहाँ पे बताया है। आर एफ इक्वल टू R0 टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। आर एफ हमारे पास है 80 इक्वल टू R0 है 60 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अच्छा 80/60 यानी कैंसिल, 4 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा यानी 4/3 -1 अगर हम कर दें तो अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी आ जाएगा। और 4/3 -1 कितना 1/3 इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, यानी कि इसको हम इधर साइड में रख लें। T2 माइनस T1 ही तो डेल्टा टी है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 अल्फा 1/3 इंटू अल्फा कितना दिया हुआ है देखते हैं 2 इंटू 10⁻⁴ 2 इंटू 10⁻⁴ 2 इंटू 10⁻⁻⁴ को हम ऊपर लिख देते हैं 10⁻⁴। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। T2 माइनस T1 कितना था, T1 का वैल्यू हमारे पास में था 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन। 300 केल्विन है मेरे पास, 300 केल्विन इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 2 6 6 इतना अपॉन 6 6 1 6 4 0 6 6 इतना हमारे पास ये आने वाला है। और T2 अगर निकाले तो 1666.6 प्लस 300 यानी कि 1966.6 केल्विन हमारे पास T2 आने वाला है। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हम आज 25 के 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं, जो कि 30 जनवरी जेई मेंस का क्वेश्चन था। और आई होप आपको यह सारा कुछ समझ में आ गया होगा। पेपर कोई ज़्यादा टफ नहीं था, इजी ही था, उसका क्वेश्चन भी फार्मूला बेस्ड ही था और बेसिक कंसेप्ट पे ही बेस्ड था। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक द वीडियो।